everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of gravitation chapter. Today we are going to discuss about very important topics. एक टॉपिक है जिसका नाम है मास और जो सेकंड टॉपिक है इसका नाम है वेट. क्लियर? जनरली होता यह है कि ना हम डे टू डे लाइफ में इन दोनों क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ना एक्चुअल डिफरेंस नहीं पता है कि जो मास और वेट है, हम कभी कभी ना मास और वेट को एज अ वन क्वांटिटी ही ट्रीट करते हैं डे टू डे लाइफ में. फॉर एग्जांपल, अगर आप ना शॉपकीपर के पास जाते हो एंड यू आर बाइंग पोटैटो, तो अब आपको पता नहीं कि आप ना मास ले रहे हो या वेट ले रहे हो. समझ में आ रहा है? तो आप बता दो ना इसका वेट कितना होगा, इसका मास कितना होगा. तो बेसिकली क्या होता है कि ना हम मास को फॉलो करें या वेट को फॉलो करें इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम ना दोनों क्वांटिटी को एज अ सेम क्वांटिटी ट्रीट करते हैं. अंडरस्टूड? हम ट्रीट करते हैं बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट द सेम क्वांटिटी. तो हमको समझना है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है मास और वेट में. तो अब इन्होंने क्या बताया कि चलो ठीक है, अब हम अगर कंसिडर करते हैं कि मास के लिए ले लेते हैं, तो अगर आप मास की बात करते हो तो मास को हमने इसके पहले कहां पे डिस्कस किया हुआ है वो पॉइंट पहले देख लेते हैं. तो मास को हमने बहुत इफेक्टिवली डिस्कस किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में. लॉज ऑफ मोशन में कब डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो एक ना टर्म था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. सो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रिमेन इन द ओरिजिनल स्टेट या इन द स्टेट ऑफ मोशन. रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. अब ना ये जो इनर्शिया की वैल्यू ना ज्यादा कब होता है कम कब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उसको ना मोशन में सेट करना चाहते हो, तो अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का ना जैसे कि आप अगर मान लो कि एक 50 केजी है और एक 1000 केजी, तो किसको आप इजीली मूव कर सकते हो? तो वेरी सिंपल थिंग कि 50 केजी को हम इजीली मूव कर सकते हैं, 1000 केजी को मूव करना डिफिकल्ट होगा. क्यों? क्योंकि मास अगर उसका ज्यादा हो गया तो उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाता है. इनर्शिया जब ज्यादा हो जाता है तो द टेंडेंसी टू रिमेन इन दी ओरिजिनल स्टेट वो क्या होता है? बढ़ जाता है. समझ में आ रहा है? तो जितने हैवियर ऑब्जेक्ट है उनके पोजीशन को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते. बहुत सिंपल सा टास्क है उसका. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है. मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा. नाउ यू सी इट इन डिफरेंट वे कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो यू इमेजिन बाइसिकल इज कमिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स यू एंड यू वांट टू स्टॉप, यू कैन डू इट वेरी इजीली. दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. बट अगर इमेजिन करो कि सेम फ्रेम में एक ट्रक ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट, इट इज हाईली इम्पॉसिबल. अंडरस्टूड? इसलिए क्योंकि ना आपको पता है कि ट्रक का मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो हो सकता है ना वो बहुत बैडली आपको स्ट्राइक करके चला जाए. तो इनर्शिया जो होता है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. तो अब इन्होंने क्या बताया इस कंडीशन में? सो दे आर सेइंग कि मास क्या होता है? सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके बुक के हिसाब से कंडीशन में ले रहा हूं. तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass of an object is measured of inertia. ठीक है? तो बेसिकली जो मास होता है ना, इनर्शिया का मेजरमेंट होगा, मतलब इनर्शिया कितना इफेक्टिव होगा ये आपको मास बताता है. लाइक अभी आपको किसी ने बताया ना कि हाफ केजी है और 2 केजी है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? 2 केजी का ज्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप वैल्यू के हिसाब से बता रहे हो. तो मतलब मास जो होता है वो मेजरमेंट है किसका? इनर्शिया का है. तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया. ठीक है? ये साइंटिफिक वे से हो गया बेसिकली, कहने का ये मतलब है. तो ये इनर्शिया का जो टर्म है वो आपको पता चल गया कि इनर्शिया क्या होता है, कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है विल ट्राई टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन. तो इनर्शिया उनके मोशन ऑफ स्टेट को क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देता. समझ में आ रही बात? और जो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि जो मास होता है ना, इट डजंट चेंज due to change in place. So it doesn't change due to change in place. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. It doesn't change due to change in place. ठीक है? ये पॉइंट का क्या मतलब है इसको भी ध्यान देते हैं कि अगर मान लो किसी ने बताया ना, किसी ऑब्जेक्ट का मास बता दिया, चलो ठीक है इसका मास x है, तो देखो मास का यूनिट क्या है ना, पहले वो भी देख लेते हैं. तो मास का यूनिट होता है केजी. तो मास का जो यूनिट है वो होता है केजी. क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा. तो मान लो किसी ने बताया कि ना किसी ऑब्जेक्ट का मास है x केजी. क्लियर? ये बता दिया.
और ये मेजरमेंट हमने कहां पे किया है, ये मेजरमेंट हमने किया है अर्थ पे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट लेके आप मून पे चले जाते हो, है ना, अब मून पे जाते हो, प्रैक्टिकली आप ऐसा इमेजिन करो कि आप मून पे जाते हो, आप उसी ऑब्जेक्ट का मास वहां पे फाइंड आउट करते हो, सेम ऑब्जेक्ट का मास। तो मून पे भी आपको पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास x kg ही है। अगर आप उसको ना किसी और प्लैनेट पे चले गए, मान लो ना कि आप चलो ठीक है मैं ना P लिख दिया तो मैं प्लूटो लेता, प्लूटो पे जाके आप उसको मेजर कर रहे हो, फिर ना ये तो प्लैनेट मतलब ये बाहर वाला आपका है ना, मतलब जो पहले प्लैनेट्स का जो हम लेते थे तो उसमें से पहले ये प्लैनेट आता अब नहीं आता। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मान लो अपना जुपिटर प्लैनेट पे चले गए, ठीक है, वहां पे मेजर कर रहे हो, तो जो मास है ना ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होता है ना। अर्थ हो, मून हो, प्लूटो हो, जुपिटर हो, ये सभी के लिए x kg विल रिमेन सेम, x kg विल रिमेन सेम। समझ में आ रही है बात? मतलब आप ना अर्थ पे मेजर करोगे तो भी x kg आएगा, आपने मून पे भी मेजर किया तो भी x kg आएगा, प्लूटो पे भी मेजर करोगे तो भी x kg आएगा, जुपिटर पे भी मेजर किया तो भी x kg ही आएगा। अभी जुपिटर पहले प्लैनेट था अभी नहीं, सॉरी प्लूटो पहले प्लैनेट था अभी नहीं है, तो वो मैंने लिख दिया था ना, P लेटर लिख दिया था, दैट्स व्हाई आई टुक दैट नेम आल्सो, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट वन। तो जैसे अगर आपने ना 1 kg पोटैटो बाय किया, पोटैटो अगर आपने 1 kg पोटैटो बाय किया तो आप अगर मून पे भी चले गए तो 1 kg ही होगा उसका मास। तो ये मास की वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी अगर आप ना प्लेस को चेंज कर देते हो तो भी। तो अभी आप देख लो कि हम ना अर्थ से मून पे चले गए, प्लूटो पे चले गए, जुपिटर पे चले गए, बट ना मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा वेट। तो वेट के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीजों को देखते हैं कि वेट का क्या है मेन अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ना वेट को अंडरस्टैंड करने से पहले इन्होंने एक कंडीशन लिया हुआ है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंडीशन। तो पहले आप इमेजिन कर लो कि आप अर्थ के रेस्पेक्ट में चीजों को डिस्कस कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ अर्थ। तो चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थ टू विच वी कैन सी, या ये पर्टिकुलर पार्ट पे हम इसके रेस्पेक्ट में चीजों को स्टडी करें। तो रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू जो अगर हमने लिया है तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया कैपिटल आर, तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हो गई आर, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ हमने ले लिया है कैपिटल एम। अभी क्या बोल रहे हैं कि यहां पे ना अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज एनी ऑब्जेक्ट लाइक, चलो ठीक है हमने इमेजिन करा, या अर्थ के सरफेस पे आप ऑब्जेक्ट ले लो यहां पे, है ना, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये ऑब्जेक्ट के बीच में अर्थ के बीच का सेपरेशन कैसे डिटरमाइन करोगे आप? तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से आप डिस्टेंस ले लो, तो ये हो गया सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। या हो सकता है ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे भी हो सकता है ना, ये एम की वैल्यू सर्टेन हाइट पे भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो हाइट की वैल्यू है ये एच हो गया, और आप मान लो ना कि सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का सेपरेशन एक्स हो गया। मैं दोनों केसेस के लिए कंसिडर कर लूंगा, दैट्स नॉट अ इशू। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन। सो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will always act on object। समझ में आ रही है बात? तो मतलब ना अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यहां पे हो तो भी एक्ट होगा, यहां पे है तो भी एक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा बट ना अर्थ के इंफ्लुएंस के अंडर होना चाहिए, मतलब जहां तक अर्थ का इंफ्लुएंस है, क्योंकि अर्थ का भी लिमिट है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ हर चीजों को अट्रैक्ट कर ले, अगर ऐसा होता तो स्पेस में जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें अर्थ की तरफ आती, बट अर्थ इज हैविंग अ लिमिट। तो इसके रेंज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उन ऑब्जेक्ट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज एक्ट, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है फोर्स, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो अभी आप ना हैवीनेस फील कर रहे हो या लाइटनेस फील कर रहे हो, वो सारी चीजें ना डिपेंड करती है आपके वेट के ऊपर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अब सपोज करो ना कि आप अपने को कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि आप अपने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, आप बोले बहुत हैवी है, और किसी ऑब्जेक्ट को आपने उठाया बहुत लाइट है, तो ऐसा क्या हो गया ना, देखो मास तो ऑलरेडी रहता ही है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जिसका ना मास कम है उसको ना अर्थ ना कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंसिडर करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप ले लो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एफ। देखो कैपिटल जी फिक्स है,
मास ऑफ अर्थ फिक्स है। मान लो अगर आपने एट द सरफेस ऑफ अर्थ रखा है तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। चेंज क्या हो रहा है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बराबर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर आप देखो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, m क्या है, यहां पे m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अर्थ तो सबके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, बट प्रॉब्लम कैसा है कि जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका वैल्यू ना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्सर्टिंग फोर्स। तो अगर मास कम है तो फोर्स एक्सर्टेड लेस होगा, मास ज्यादा होगा तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी मोर। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स own mass. Gravitational force exerted on any object depends on its own mass. तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्रोवाइड्स, तो अब ये जो ना फोर्स है ना, ये जो फोर्स, अभी ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी हो गया, लाइट हो गया, वो क्या होगा, वही हम जो एक्सपीरियंस कर वही वेट है। मैं ऑब्जेक्ट को जब लिफ्ट कर रहा हूं तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो वेट है, समझ में आ रहा है, वो उसको वेट बोलते हैं, और दैट इज द फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया ना, आई एम फीलिंग दैट हैवीनेस इज नथिंग बट दैट हैवीनेस इज द वेट, और दैट हैवीनेस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। मैंने 2-3 बार वेट वर्ड बोल दिया, वेट पे हम आते हैं, बट एक्चुअली होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बाद में इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on an object is called as weight of that object, ठीक है। वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अब इस पॉइंट को ना थोड़ा सा हमें ना एनालाइज करने की जरूरत है कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है, यहां पे थोड़ा सा स्पेस है तो मैं इस स्पेस को यूज कर लेता हूं। तो इन्होंने बताया चलो ठीक है, आपका अजम्पशन है कि ना कि अर्थ अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नॉर्मल टर्म है, जैसे नॉर्मली हम फोर्स को ले लेते हैं, नॉर्मल फोर्स को लेते हैं, तो एक देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फॉर्मूला है भी। अब हम दूसरे टर्म में लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो पहले तो आप जनरल फोर्स ले लो, तो जनरल फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो एक्चुअल में यही होता है ना कि ये जो अर्थ होता है ना, अर्थ का मास कैपिटल M है, उसका रेडियस कैपिटल R है, ये वेट क्यों एक्सपीरियंस करता है और ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि अर्थ ना उसको अपनी तरफ क्या करा, अट्रैक्ट करा। तो ये हमने लास्ट क्लास में क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन, अर्थ हमेशा चाहता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो, एक्सेलरेट हो, हर ऑब्जेक्ट। अभी मैं ना इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, फिर भी अर्थ चाहता है कि मेरे बॉडी पे हमेशा 9.8 अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्ट होता है, लेकिन वो इफेक्ट में इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ना मैंने ना बेस क्रिएट कर दिया है, या मैं बेस पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, तो जो बेस है या जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इंपैक्ट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इंपैक्ट है ना, मतलब जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है उसके पुल को कोई है जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो कौन है, वो प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है वो उसके पुल को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है या उसको बैलेंस कर रहा है। मुझे उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे आप समझ लो कि अब इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि अभी नॉर्मली है, जो अर्थ है वो किसी m ऑब्जेक्ट मास को, किसी ऑब्जेक्ट के m मास को क्या करेगा, एक्सेलरेशन a से क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। बट हमने देखा है कि जब फ्री फॉल होता है ना, फॉर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के टाइम पे यार जनरली ना अर्थ हमेशा ये तो एक्सर्ट, जैसा हमने बताया अर्थ हमेशा एक्सर्ट करता है, ए का वैल्यू क्या हो जाता है, जी हो जाता है। तो ये ना अगर सपोर्ट नहीं होगा तो भी, मतलब एवरी टाइम अर्थ विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो अब इन्होंने क्या बताया कि जो ए की वैल्यू जी हो गया, तो ये क्या बताया इन्होंने कि ये जो वैल्यू हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी, एम रहेगी और ए की वैल्यू जी हो जाएगी, और यहाँ पे होगा फोर्स। और हमने जहां पे देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट। तो ये ना एक हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वैल्यू हो गई, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इज इक्वल का होगा एम इंटू जी हो गया। तो अभी आप देखो ना, जो वेट होता है ना, ये है आपका वेट, क्लियर। अब इनका ये कहना है कि वेट जो होता है ना, सिमिलर टू फोर्स होता है, वेट इज सिमिलर टू फोर्स, ये फोर्स के सिमिलर होता है। इसके लिए जो वेट का यूनिट क्या होगा, देखो द यूनिट ऑफ वेट
तो वेट के जो यूनिट है वो होगा न्यूटन। समझ में आ रही बात? ये तो हमने जनरल लिया, अभी फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इसको और डीपली एनालाइज करता हूं तो हमने क्या देखा कि जो W की वैल्यू होती है ना, ये प्रोपोर्शनल हो गया M को। क्यों? क्योंकि ना G की जो वैल्यू होता है ना, G इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। G इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको याद होगा ना, हमने G का फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है पहले, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हमने डिस्कस किया तो कैपिटल G कैपिटल M ऊपर कैपिटल R स्क्वायर। तो G का वैल्यू हमारा अजम्पशन है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना मास ऑफ प्लैनेट फिक्स हो गया, मास ऑफ अर्थ फिक्स होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट फिक्स हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी आल्सो फिक्स्ड। बट देखो ट्रू फॉर्म में ना G की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। अर्थ के ऊपर भी G का वैल्यू चेंज होता रहता है। लाइक आप इक्वेटर पे हो तो G की वैल्यू अलग है, आप पोल पे चले जाते हो तो G की वैल्यू अलग होती है। बट एज ऑन एन एवरेज अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता एक अजम्पशन के हिसाब से। तो G इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर G कांस्टेंट है तो W क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा G, मतलब प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। तो यहां पे जो वेट है ना, वो किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द वेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मास। समझ में आ रहा है क्या? तो आप यहां पे एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, दैट इज व्हाट कि वेट इज मेजर ऑफ मास। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? इज मेजर ऑफ इट्स मास। समझ में आ रहा है? तो मास जो होता है वो किसका मेजर होता है? ये इनर्शिया का मेजर होता है। बट वेट जो होता है ये मेजर किसका होता है? मास का। तो अब इनका कहने का मतलब क्या है? व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? तो दे आर ट्राइंग टू से कि मोर द मास मोर द वेट यू विल हैव, लेस द मास लेस द वेट यू विल हैव। तो अब होता ये है कि ये जो वेट की वैल्यू ना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है स्मॉल g के ऊपर। तो अब जैसे मैंने यहां बताया स्मॉल g का वैल्यू, अब प्लैनेट का मास अलग होगा, उसका रेडियस अलग होगा, तो हर प्लैनेट का मास और रेडियस अलग होता है, तो इसलिए g की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। अगर आप प्लेस टू प्लेस जाओगे तो g की वैल्यू क्या होगी? चेंज। g इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये इसमें एक और पॉइंट होता है ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। तो सिर्फ अर्थ के टर्म में अगर मैं लूंगा तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स मास, मतलब मास ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए और उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए जो वेट का वैल्यू रहेगा क्या होगा? फिक्स होगा उस पर्टिकुलर मास के लिए। समझ में आ रहा है? तो अब एक और पॉइंट है यहां पे कि ये मैं रब कर देता हूं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पे मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट, तो इस जगह पे मैं एक और पॉइंट लिख लेता हूं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो जी का वैल्यू है ना, तो जी कब चेंज होगा? सो जी विल चेंज इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अदर प्लैनेट। ठीक है, और यू कैन से स्टार भी ले सकते हो, दूसरे प्लैनेट या स्टार पे भी लेके चले जाएंगे। स्टार मतलब सन वगैरह भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये एडिशनल पॉइंट है बस। G will change if object is taken to other planet or star। तो G की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? वेट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको एक पॉइंट और लिखना है कि जो वेट होता है ना, वेट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस। सो वेट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस, चेंज इन प्लेस। अब जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा, जो मास होता है ना, मास डजंट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्लेस। तो अब अगर मैंने ना मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर मुझे पता है किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, तो जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूं कि आप इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास की वैल्यू है ना 1 kg, आपने लिया मास की वैल्यू होगी 1 kg। ठीक है, अब इस मास का मैं वेट निकाल रहा हूं, तो वेट का वैल्यू क्या होगा? वो होता है m इंटू जी होता है। तो m की वैल्यू 1 हो गई और g का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा? 10 न्यूटन हो गया। समझ में आ रही बात? तो अब अगर मैं ना अर्थ पे हूं तो अर्थ पे ना ये अर्थ के हिसाब किताब से, इट इज अकॉर्डिंग टू अर्थ। तो अर्थ के हिसाब से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 1 kg है। अर्थ के हिसाब से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? वो 10 न्यूटन है। मास ऑफ अर्थ 1 kg है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अब आपने क्या किया ना, अब आप प्लेस चेंज कर देते हो। अब आप अर्थ की बजाय ना कहीं और पे चले जाते हो। जैसे कि हमने मास को लिया था ना प्लूटो पे, जुपिटर पे, ऐसे। ठीक है, वैसे हम मून पे लेते हैं, मून पे। ठीक है, अब ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मून पे जाने से पहले जो पॉइंट है हम उसको ध्यान देते हैं
कि अगर मैंने मून कंसिडर किया ना, मून, तो मून के लिए ना जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये पॉइंट को मैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक्चुअल में चैप्टर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, ये रिलेशन को बताया जो मैं भी आपको बता रहा हूं। मैं इसको यहां पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, अगर मैंने लिया एट द सरफेस ऑफ मून, ये क्या होता है, ये जो होता है 1/6 होता है GE, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जो हम अर्थ पे कंसिडर करते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको लेना है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 के साथ होगा तो 10/6, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ना वो कम होगा कहां पे, मून पे। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिया था यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो M की वैल्यू भी कम होती है, R की वैल्यू भी कम होती है, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, इट विल बी लेस। इफ कैपिटल G इज लेस तो आपको स्मॉल g की वैल्यू लेस ही मिलेगा। तो ये मून के हिसाब से हमने ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि चलो अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो सेम ऑब्जेक्ट है ना, सेम ऑब्जेक्ट, हम सेम ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने मून पे ले लिया, क्लियर। तो मून पे लेके जाते हो तो मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये क्या 1 kg है। अब जो वेट है कहां पे, मून पे, तो ये होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि चेंज नहीं होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या है, तो अभी ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या है, तो इसके हिसाब से हमने लिया तो 10/6 आप कंसिडर कर लो, तो ये वैल्यू हो गया 10/6। तो ये क्या होगा, 2 3 6 एंड 2 5 अब कैंसिलेशन कर लो तो 3.3 3 3 6 18 3 6, तो ये क्या होगा 1.66 न्यूटन। समझ में आ रही बात। तो जो मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना, 1.66 न्यूटन है, और अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 न्यूटन है। दूसरा पॉइंट, जो अर्थ का मास कितना है, 1 kg है, तो मास जो होगा, आप ना एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले जाओगे बट मास की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं होगा। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ आपको मास सेम मिलेगा, बट आप यूनिवर्स में कहीं भी जा रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ना किस तरह से हम चीजों को ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जो मास होता है वो हम कहीं पे भी चले जाए चेंज नहीं होगा, जो वेट होगा आप कहीं पे भी जाते हो तो वो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मास पे तो डिपेंड करता ही करता है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ना मून की बजाय सन पे चला जाता हूं तो सन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वेट बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे ना अभी अर्थ के सरफेस पे आप ना वॉक कर पा रहे हो इजीली, मून के सरफेस पे वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। क्यों, क्योंकि ना आप वॉक नहीं करते हो, आप जंप करते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना कम होगा आपका कांटेक्ट अर्थ से उतना कम होगा। समझ में आ रहा है। और सन के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, हो सकता है शायद हम अपना पैर भी ना उठा पाए। अंडरस्टूड। हमें अपना पैर उठाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मेरे पैर का वेट ही इतना ज्यादा होगा कि विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट इट अप। तो मून के सरफेस पे आप ना वॉक नहीं करते हो, आप क्या करते हो, जंप करते हो या आप फ्लाई करोगे ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर आप जैसे अभी ना एक और है, फ्लाई करोगे मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू बहुत कम है तो आप फ्लाई ही करोगे। एक जो कंडीशन के हिसाब से कभी हो सकता है, आपने ना मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक मूवी है जॉन कार्टर ऑफ अर्थ, लास्ट में उसका नाम ना चेंज हो जाता है, आई थिंक जॉन कार्टर ऑफ वीनस हो जाता है, कोई किसी प्लैनेट पे वो जाता है, जहां पे जाने के बाद ही इज ट्राइंग टू वॉक, बट वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अज्यूम्ड टू बी लेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है तो ही इज नॉट एबल टू वॉक, ही इज एबल टू जंप। वो ना जब चलने की कोशिश करता है तो वो जंप करता है ऑलमोस्ट 15-20 फीट। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो आप चल नहीं पाते हो, आप क्या करते हो ना, आप फ्लाई होते हो ऑलमोस्ट। तो मून के सरफेस पे वॉक करना डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कम है, तो वेट कम होगा तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा चलना। जैसे अर्थ का जो है ना एनवायरमेंट बहुत सुटेबल है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसी है कि हमारा बॉडी ना बैलेंस रहता है। बट अगर यही चीज हम लोग सन के ऊपर कंसिडर करें तो सन का मास बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा तो हो सकता है अपना पैर भी हम नहीं उठा पाए, है ना, एंड वी विल नॉट बी एबल टू वॉक।
देखो वॉक तो मून पे भी नहीं कर सकते, वॉक तो हम सन पे भी नहीं कर सकते, बट मून पे क्या होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली जा सकते हो, बट सन पे वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये ना बहुत ही सिंपल टर्म है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो मेन जो पॉइंट है मास एंड वेट का वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो एक और चीज होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ना जब अर्थ पे लेते हैं ना, तो देखो अब इनका ऐसा कहना है, इनका क्या कहना है कि जैसे अगर आपने ना 2 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे 2 kg का ऑब्जेक्ट, क्लियर, तो ये इसका मास हो गया, बट ये बोल रहे हैं कि 2 kg ऑब्जेक्ट को आप जब उठाते हो तो आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, तो वो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, है ना। सो while lifting 2 kg, while lifting 2 kg, ठीक है, we experience force या we experience its weight, we experience its weight। तो एक हिसाब से हम फोर्स एक्सपीरियंस करें जो एक्चुअल में इसका वेट है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये किसका फोर्स है, ये 2 kg का फोर्स है। समझ में आ रहा है। तो अगर ना किसी ने मेंशन किया है कि चलो ठीक है 2 kg को आपने उठाया तो उसका वेट का वैल्यू क्या होगा, तो जनरली ना हम mg के हिसाब से लेते हैं। तो मान लो आपने लिखा है 2 kg वेट, अगर आपने ऐसे मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, आपने g की वैल्यू को इसके साथ में कंसिडर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट आप समझ लो। 2 kg वेट का मतलब क्या हो गया, 2 kg तो मास हो गया, और वेट अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ना g उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उसके वजह से जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो फोर्स है, दैट इज नॉट द मास। यू नो दैट 2 kg वेट मतलब ये ना फोर्स है, इट्स नॉट द मास। मतलब ये जो मास है वो ना g से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगा, तो 2 kg वेट में अगर आप g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इसका वैल्यू बदल जाता है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप इमेजिन करो कि हम ना यहाँ पे g की वैल्यू को कितना, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये कंडीशन ले लो, तो इस वैल्यू को ना 10 न्यूटन है, इस वैल्यू को मैं और क्या लिख सकता हूं, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 1 kg वेट। समझ आई बात, कि मतलब मैं 1 kg ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं तो आई एम एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द 1 kg वेट। तो हम जो मेजर करते हैं, हम ना 1 kg मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, बट जब हम ना मेंशन करते हैं ना वेट कितना है इसका, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 kg मास है, जब मैं इसको उठा रहा हूं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो क्या है, 1 kg वेट है। तो मतलब जब मैं उठाऊंगा तो मैं कितने मास को उठाऊंगा उसका इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं। मतलब मुझे 2 kg पोटैटो दे देना, तो बंदे ने 2 kg मास, उसने ना मास उसका मेजर किया और उसने मुझे मास प्रोवाइड किया, बट व्हेन आई लिफ्ट देन इट विल टर्न इनटू व्हाट, वेट। तो मैंने बताया ना इसका वेट ना 2 kg है, इसका वेट 2 kg है, बोलने का मतलब ना 2 kg वेट है ना, इट्स 2 kg वेट। एक्चुअल टर्म ऐसा होता ना, इस ऑब्जेक्ट का वेट 2 kg है, मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 kg वेट का है, स्टेटमेंट ऐसा हो जाए, ये ऑब्जेक्ट 2 kg वेट का है और ये ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, ये अलग टर्म है। बात समझने की कोशिश करो आप, कि अगर किसी ने बताया कि इस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, वो अलग हो गया, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ना 1 kg वेट का है, तो 1 kg वेट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेट, न्यूटन। समझ में आ रहा है। और अगर मैं सिर्फ 1 kg बोला तो आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मास। तो ये एक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ना लोग ना 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, ये बताना चाहते हैं। जैसे अभी आपने 10 kg मास को आपने लिफ्ट किया, 10 kg मास को लिफ्ट किया, तो 10 kg उसका मास है, बट मैंने लिफ्ट किया तो मैं बताऊंगा 10 kg वेट है इसका, 10 kg वेट है इसका, 10 kg वेट इज वेट ऑफ दैट मटेरियल, 10 kg वेट इज द वेट ऑफ दैट मटेरियल। समझ में आ रहा, तो 10 kg वेट इज अ वन टर्म। तो जब ना आप डे टू डे लाइफ में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे कि आप ना वेइंग मशीन पे आप जाते हो, आप बताते हो ना कि मेरा वेट 60 kg है, तो मेरा वेट 60 kg है, मतलब कि ना मेरा मास 60 kg है, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, या अर्थ उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसका वैल्यू होगा 60 kg वेट, दैट इज 60 इंटू 9.8 और 60 इंटू 10, जहां पे हमें जी की वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में हम वेट जब होता है तो हम वेट मेजर करते हैं, मास के टाइम पे हम मास मेजर करते हैं, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, जिसमें से मास क्या होगा, आप कहीं पे भी चले जाओ चेंज नहीं होगा, वेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जैसे अभी अगर यही हमने एग्जांपल ले लिया कि ये 10 न्यूटन है, करेक्ट ना, तो यहाँ पे 10 न्यूटन, ये 1 kg मास है, तो 1 kg मास वाले में 1 kg, बट अगर आप मून पे चले जाते हो तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है ना, ये वैल्यू चेंज हो गई ना आपकी, तो ये वैल्यू 1.6, ये 10/6 की जगह कितना, ये 10 की जगह होगा 10/6 होगा,
तो ये 10/6 का वैल्यू कितना होगा 1.66, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कितना 1.66। तो इसको ना आप ऐसे भी देखो, मून पे भी अगर आप चले जाओ तो आप बोलोगे ना 1 kg वेट, मून पे 1 kg वेट, तो 1 kg वेट मून पे अगर चले तो वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यूज करना है। 1 kg वेट अगर मैंने बोला तो 1 kg वेट में क्या होगा, उसका मास का वैल्यू 1 हो गया, और वेट का मतलब हो गया ना जहां पे आप हो वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अगर मैं अर्थ पे बात कर रहा हूँ तो 1 kg वेट का मतलब होगा 1 × 10। अगर मैं मून पे हूं तो 1 kg वेट का मतलब बदल जाएगा, वो होगा 1 × 1.66, जो भी वैल्यू मिले आपको। सन पे होगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो आपको लेना होगा। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।